of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your SST teacher. Students, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अभी रिवीजन वीडियोस ही आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं बिकॉज हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट डिस्क्राइब किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इस चैप्टर में है कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ, मतलब किस तरह से नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ या आया. क्योंकि सबसे पहले जो नेशनलिज्म था वो फ्रांस मतलब यूरोप से ही आया था. इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स में डिस्कस करूँगी जिसमें हमारा एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट है, फिर आप देख रहे हैं नेपोलियनिक कोड है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, a new conservatism after 1850 and the age of revolutions from 1830 to 1848 and so these are the topics. The last is the hunger, hardship and popular revolts. So now let's start from the emergence of nation state. During the 19th century, nationalism emerged as a force which led the emergence of nation state in place of the multinational dynastic empires in Europe. French Revolution 1789. देखो मैंने बताया सबसे पहले जो नेशनलिज्म था वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में पेव्ड हुई द वे फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट और वहीं से नेशन स्टेट की जो एक कहते नहीं है जो उसकी थ्योरी थी नेशन स्टेट की वो वहीं से स्टार्ट हुई थी. ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप में. फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस आइडियाज लाइक द ला पैट्री एंड द ली सिटोयन, एक सिटीजन थे. न्यू ट्राइकलर, इसमें क्या हुआ जब नेशनलिज्म फ्रांस में आया तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई जैसे कि एक फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर का फ्रेंच फ्लैग बना. यूनिफॉर्म लॉ हुआ सबके लिए, फॉर ऑल सबके लिए हो गया. फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया इन पेरिस में. और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक 1792 में फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया. देखो नेशनलिज्म का मतलब होता है एक राष्ट्रीयता की भावना का आना. राष्ट्रीयता की भावना कब आती है? जब इक्वालिटी आती है, हर एक सिटीजन को एक इक्वल जो है वो राइट से मिले और उनको एक नज़र से देखा जाए, तब वो नेशनलिज्म आता है. तब वो नेशनलिज्म की जो है वो अंदर से लोगों के अंदर फीलिंग आती है. और नेशनलिज्म तभी आता है जब एक लैंग्वेज हो, हमारी पूरी जो भी नेशन है वो पूरा एक रिपब्लिक हो और इसके साथ साथ उसका एक फ्लैग है हो और इसके साथ साथ कोई एक लैंग्वेज है जो सबके लिए कॉमन कर दी जाए, तो वहाँ पर नेशनलिज्म स्टार्ट होता है. तो ऐसे ही फ्रेंच में हुआ, फ्रांस में ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ से नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हो गई. अब इसके बाद देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है नेपोलियनिक कोड. नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इंट्रोड्यूस. अब क्या था, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आई तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, वो एक धीरे धीरे करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया फ्रांस. बट कुछ समय के बाद जब काफ़ी समय तक वहाँ पर जो है वो डेमोक्रेटिक रहा, लेकिन क्या हुआ नेपोलियन जो थे, जो नेपोलियन था वो क्या था, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहता था. तो उसने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में और इंट्रोड्यूस किया एक नया नेपोलियनिक कोड 1804 में. दिस कोड रिमूव्ड. अब इस कोड ने मानने को वैसे ये डेमोक्रेसी को नहीं मानता था, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहता था क्योंकि वो क्या चाहता था, मोनार्की चाहता था और वो खुद पूरे फ्रांस पे अपना जो है वो मोनार्क बनाना चाहता था. तो लेकिन उसके बावजूद भी जो उसने एक नेपोलियनिक कोड को प्रिस्क्राइब किया था उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो नेशन के लिए या जो है वो वहाँ के सिटीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे. इसमें क्या था, इसने ऑल प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया जो कि बर्थ से मिलती हैं. जैसे कि पहले के मोनार्की सिस्टम में क्या होता था कि जो भी राजा का बेटा राजा होता था और उसको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, लेकिन जो नेपोलियन था उसने इस तरह के सारे प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया था और इस्टेब्लिश किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ. और उसने बोला था कि लॉ की नज़र में जो इक्वालिटी है वो सबके लिए एक समान होगा, एक जैसी होगी. तो ये चीज़ अच्छी थी. फिर बाय एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम, इसके साथ साथ उसने फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था. नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज. रिमूव
गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव किया था। उसने एक स्टैंडर्डाइज वेट को इंट्रोड्यूस किया और मेजर्स को, और उसने एक नेशनल कॉमन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जो कॉमन थी और इक्वल थी। तो ये था हमारा नेपोलियनिक कोड। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी में जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ये सब क्या थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में थे। ये जितने भी कंट्रीज के नाम मैंने बोले, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये सारे किंगडम्स जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे। दे डिडंट हैव एनी कॉमन कल्चर और कलेक्टिव आइडेंटिटी, और इनकी कोई भी कॉमन कल्चर और कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। सोशली और पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप लोगों को पता है सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद एक न्यू जो सोशल ग्रुप था वर्सेस वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास एमर्ज, और उसके साथ साथ क्या हुआ, दो ग्रुप्स बने, एक तो मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास था जो कि वर्क करता था, और दूसरा एक सोशल ग्रुप बना। The idea of national unity gained popularity among the educated liberal middle class, और ये जो हमारा आइडिया था नेशनलिटी का या नेशनलिज्म जो भी था, वो ज़्यादातर किन लोगों के बीच में था, जो हमारे मिडिल क्लास के एजुकेटेड पर्सन्स थे, उनके लिए नेशनलिज्म जो था, क्योंकि वो इक्वालिटी को मानते थे। क्योंकि होता क्या था, जो अपर क्लास था उसको तो सारे प्रिविलेजेस मिल ही रहे थे जो है वो मोनार्क की तरफ से, और जो है वो बहुत लोअर क्लासेस थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे कि उनको अपने राइट्स पता हों, तो वो जब उनको राइट्स ही नहीं पता होंगे तो उनको क्या डिमांड होगी। बट जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे वो नेशनलिज्म को, नेशनल यूनिटी को ज़्यादा गेन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरल का मतलब होता है कि सबके लिए एक जैसा, कानून की नज़र में सबका एक होना और सबको फ्रीडम मिलना इंडिविजुअली भी, तो वो क्या चीज़ है, वो लिबरलिज्म है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज, और इसके साथ साथ 1834 में एक ज़ोलिबेरियन करके एक फॉर्म हुआ जिसने अबॉलिश कर दिया था टैरिफ बेयरर्स को और रिड्यूस किया था नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम द ओवर 32 टू। एक्चुअली क्या था, पहले करेंसीज बहुत ज़्यादा चलती थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती थी, तो जो जोलिबेरियन थे उन्होंने फॉर्म किया था और उन्होंने अबॉलिश कर दिया था टैरिफ बैरियर्स को। अब न्यू कंजर्वेटिज्म हुआ 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब इसके बाद जब तक नेपोलियन का रूल रहा 1804 से लेके 1815 तक, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जो है नेपोलियन को डिफीट करा गया, वाटरलू के जो है वो एक उसमें वॉर में डिफीट किया, और किसने किया, जो है वो ब्रिटेन, और जो है वो 4 लोग थे इसमें, 4 कंट्रीज आर देयर, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इन चारों ने क्या किया था, इन चारों ने मिलके जो है वो नेपोलियन को डिफीट कर दिया था और उसको वाटरलू के जो है वो उसमें वॉर में हरा दिया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो है जब वो इसके जाने के बाद जितने भी इसने जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी इसने जो है वो फ्रांस में लगाए थे या यूरोप में जो भी इसने किए थे, और वो सारी चीज़ों को लोगों ने एबॉलिश कर दिया। एक यूरोपियन गवर्नमेंट हुआ, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट मोनार्की, चर्च, सोशल प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, उनका ये कहना था। द यूरोपियन पावर्स देखो कौन कौन सी थी, मैंने भी बताया, मैं कह रही थी मैं बताऊंगी, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। फिर से मैं रिपीट करूंगी, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, इन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, और ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है, इन 1815 में। इसके साथ थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक हॉस्टेज द कांग्रेस, उन्होंने उस कांग्रेस को जो कांग्रेस ऑफ वियना थी उसको होस्ट किया। द मेन एम ऑफ द कांग्रेस वॉज टू रिस्टोर कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो मेन एम था कांग्रेस का वो था जो कंजर्वेटिव ऑर्डर थे उनको रिस्टोर करना यूरोप में, जो कि विच वॉज अपोज बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, मतलब कि वो दोबारा से फिर क्या लाना चाहते थे, मोनार्की लाना चाहते थे।
अब इसके साथ साथ देखो फिर से द एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1830 से 1848 के बीच में। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 which sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. The struggle for independence of Greek start। अब देखो अलग अलग कंट्रीज का इंडिपेंडेंट बताया गया है कि बेल्जियम में जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे रेवोल्यूशन हुई जिसमें उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को नीदरलैंड से जो है वो बेल्जियम को ब्रेकिंग अवे कर दिया। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक का जो है इंडिपेंडेंस था वो 1821 में स्टार्ट हुआ और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 उसने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से जो बेल्जियम था वो और जो ग्रीक था वो, ये दोनों ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। अब इसी के साथ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 में क्या हुआ, एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुई यूरोप में। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड, जो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट होकर सिटीज की तरफ आ रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा था, तो लोग इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए भी इधर की तरफ आ रहे थे और सर्च ऑफ जॉब की सर्च के लिए। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इन टाउन वॉज एक्सट्रीम, और इससे क्या हो रहा था, जो टाउन में लोग थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। 1848 एक्यूट फूड शॉर्टेज, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट द मोनार्क। तो मोनार्क के अगेंस्ट क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफ्रेज टू एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और सभी को राइट टू वर्क के लिए उन्होंने क्या किया, अपोज किया, सपोज किया, और उनसे बार बार उन्होंने इस चीज के लिए नेशनल एक असेंबली जो थी उसको प्रोक्लेम किया गया रिपब्लिक के लिए। तो इस तरीके से हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म में पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस से जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, फ्रांस से जो एक नेशन स्टेट बनने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे करके ग्रीस तक आकर और धीरे धीरे करके और भी जो यूरोप के और भी हमारे कंट्रीज थे वो भी धीरे धीरे करके क्या होने लगे, उनमें नेशनलिज्म आने लगा और वो एक फ्रीडम और एक रिपब्लिक स्टेट बनने स्टार्ट हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में रेवोल्यूशन of the liberal issues of political rights to women, making of Germany, Italy and unification of Germany। अब हम unification of Germany, unification of Italy, the growth of Great Britain और nationalism और imperialism, ये सारे टॉपिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। That's all for today. Thank you. Have a nice day.